उपलक्ष्य में, उसकी पूरी संध्या पर हम सब यहाँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भाषा साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संस्थान के अंतर्गत भारतीय भाषा केंद्र के हिंदी अनुवाद विभाग आप सभी के समक्ष उपस्थित है। हमारे आज के इस पूरे आयोजन का मूल विषय है अनुवाद की संस्कृति और संस्कृति का अनुवाद। सबसे पहले ये बात कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इसकी शुरुआत, इसके पीछे का क्या पृष्ठभूमि है। तो सीधी सी बात यह है कि संत जेरोम, जो इस बाइबल के अनुवाद के क्रम में जाने जाते हैं, जिन्होंने ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट से लैटिन भाषा में बाइबल की न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद किया था, उन्हीं को एक स्थापित संत मानते हुए अनुवादकों का उनकी पुण्यतिथि को, इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस आयोजन के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस आयोजन को शुरू करने के लिए मैं अपने शिक्षकों एवं अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम हमारी डीन मैम शोभा शिवशंकर, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर आए। हमारे इस आयोजन की अतिथि श्रीमती वर्षा दास, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ वे मंच पर आए। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वे मंचासीन हों। हमारे विभाग के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर देवशंकर नवीन से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे विभाग के प्रोफेसर गंगा सहाय मीना, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कृपया मंच पर आए। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, इन्होंने अपने जीवन के 4 दशकीय शैक्षणिक जीवन में बेहतरीन विद्यार्थियों और शोधार्थियों को तैयार किया। अपने जीवन में इन्होंने साहित्य साधना को बरकरार रखते हुए एक शोधार्थी के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ग्रंथावली, इस प्रकार कई अन्य ग्रंथावलियों का इन्होंने संकलन किया और उन्हें साहित्य समाज के समक्ष रखा। मैं इनके स्वागत के लिए शिवानी जी को बुलाना चाहता हूँ कि वे आए और स्मारिका देके सरकार स्वागत करें। इसके पश्चात हमारे स्कूल की डीन मैम शोभा शिवशंकरन के स्वागत के लिए मैं लक्ष्मण जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ और स्मारिका के रूप में। अब हमारे कार्यक्रम की अतिथि विशेष वक्त्री श्रीमती वर्षा दास जी के स्वागत के लिए मैं पूनम को आमंत्रित करता हूं कि मैं आए। स्वागत के बाद
आधिकारिक स्वागत वक्तव्य के लिए मैं प्रोफेसर गंगा साहेब मीना को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और स्वागत वक्तव्य। बहुत धन्यवाद। अनुवाद दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत है। जैसा कि दीपक ने बताया कि आज हमारे बीच में 3 विशिष्ट वक्ता हैं और हम अनुवाद की संस्कृति और संस्कृति के अनुवाद के बारे में उनसे बहुत कुछ जानने वाले हैं। जब से मैं हिंदी अनुवाद में आया तब से प्रोफेसर देवशंकर नवीन जी की प्रेरणा से, उनके सहयोग से हम हर वर्ष विश्व अनुवाद दिवस का आयोजन करते रहे हैं। सबसे पहले 2016 में मेरी स्मृति में हमने संस्कृति के अनुवाद इसी विषय पर निर्मल कांति भट्टाचार्य जी को सुना, एक खूबसूरत आयोजन हुआ। उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा और हर वर्ष विशिष्ट वक्ताओं से हम निवेदन करते हैं। और इस कार्यक्रम की खूबी ये है कि बिना किसी संस्थानिक सहयोग के अभी तक हम ये कार्यक्रम करते रहे हैं। और इस बार का कार्यक्रम, इस बार के कार्यक्रम में सबसे बड़ी भूमिका हमारे विद्यार्थियों और शोधार्थियों की है, जिन्होंने अथक परिश्रम किया इसको सफल बनाने के लिए। और कार्यक्रम की सफलता इसी पर निर्भर करती है कि श्रोता कितनी सहभागिता किस ढंग से करते हैं। हमारे पास जैसे जनसत्ता के बारे में हमेशा कहा जाता रहा, पाठक कम हैं लेकिन सब गंभीर पाठक हैं। यही जनसत्ता की सार्थकता रही बहुत लंबे समय तक। ऐसे हमारे पास में छोटा परिवार है लेकिन गंभीर परिवार है। अकादमिक क्षेत्र में धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाना है। ऐसे इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। खासतौर पर मैं अपने वक्ताओं का स्वागत करता हूं, जो बिना किसी संस्थानिक ढांचे के भी हमें सहयोग करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्योंकि जब कार्यक्रम आयोजित करना हो तो वक्ताओं की बहुत नानुकुर होती है, बहुत सारी शर्तें होती है। उन शर्तों को लादे बिना सहजता से हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं और इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। बहुत सारे हमारे मित्रों के मस्तिष्क में सवाल है कि ये अनुवाद की संस्कृति और संस्कृति का अनुवाद से क्या तात्पर्य है। इस पर विस्तार से तो हमारे सुधी वक्ता विचार करेंगे, लेकिन जो मैं समझ पाया हूं और जो हम सब अपेक्षा कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अनुवाद की संस्कृति से तात्पर्य किसी भी समाज में अनुवाद की परंपरा और इसके स्वरूप से है। दुनिया में अलग अलग ढंग के समाज रहे हैं। कुछ समाजों में आपस में मेलजोल कम रहा, कुछ समाजों के बीच आपसी मेलजोल ज़्यादा रहा। आप जानते हैं कि कुछ बंद किस्म के समाज रहे, कुछ खुले किस्म के समाज रहे। तो किसी समाज में अनुवाद की परंपरा मौजूद है या नहीं, इसके बहुत सारे कारक होते हैं। अगर किसी समाज में अनुवाद की परंपरा है तो उसका स्वरूप क्या है और उस समाज का स्वयं अनुवाद के बारे में नज़रिया क्या है। अनुवाद को एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त है या अनुवाद को कोई तरजीह ना दी जाती हो। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारी किताबों में जो अनुदित किताबें हैं उन किताबों में अनुवादक का नाम भी नहीं छपता। अनुवादक को अगर कोई अनुवाद के आधार पर अपनी आजीविका चलाना चाहें, और मेरे मित्र आ चुके हैं जो अनुवाद से अपनी आजीविका चलाते हैं, तो उनसे मुझे पता चलता रहता है कि अनुवाद से आजीविका चलाना कितना कठिन है। ये इस पर निर्भर करता है कि किस भाषाई समाज में अनुवाद की क्या स्थिति है, उसको कितना सम्मान दिया जाता है। ये हम अपनी परंपरा में जब देखते हैं, उसके स्वरूप को देखते हैं, वही अनुवाद की संस्कृति है। और जिन समाजों में अनुवाद की संस्कृति है
उसकी कुछ विशेषताएं आपको स्वतः दिखाई पड़ने लगती हैं। जैसे जहाँ अनुवाद की संस्कृति होगी, निश्चित तौर पर वहाँ दूसरी भाषाओं का सम्मान भी होगा। अगर किसी समाज में अनुवाद की संस्कृति नहीं है तो बंद समाज होगा, सिर्फ अपनी भाषा और अपनी श्रेष्ठता बोध से ग्रसित होगा। अगर उसमें अनुवाद की संस्कृति है, इसका मतलब दूसरी भाषाओं के बारे में, दूसरे समाजों के बारे में, दूसरी संस्कृतियों के बारे में जानना चाहता है, उससे संवाद करना चाहता है। यानी अनुवाद की संस्कृति बहुभाषिता की पक्षधर है, बहुसांस्कृतिकता की पक्षधर है। विभिन्न संस्कृतियां हैं और उनके बीच में आदान प्रदान होना चाहिए। जहां अनुवाद की संस्कृति होगी वहां निश्चित तौर पर अनुवादक के काम को महत्व मिलेगा, अनुवादक को मान्यता प्राप्त होगी, अनुवादक को सम्मान मिलेगा। ये अनुवाद की संस्कृति का एक दूसरा लक्षण है। अनुवाद की संस्कृति इस बात को भी मानती है कि दुनिया की तमाम संस्कृतियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मिलकर के ही अपना विकास कर सकती हैं। जहां अनुवाद की संस्कृति होगी वहां दूसरी संस्कृतियों के प्रति सम्मान भाव होगा, उनके प्रति जिज्ञासा भाव होगा, जानने का भाव होगा कि दूसरी संस्कृतियों में, दूसरे समाजों में क्या चल रहा है, उसको हमको जानना चाहिए। जहाँ अनुवाद की संस्कृति होगी उसके माध्यम से निश्चित तौर पर विभिन्न समूहों के, विभिन्न समुदायों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को संरक्षित करने की चाह होगी। जब हम अगर बंद समाज हैं तो हम दूसरे समाजों के बारे में जानना चाहते और ना उसको संरक्षित करने की कोई जिज्ञासा हमारे मन में होगी। लेकिन जब हम अनुवाद की संस्कृति में यकीन करते हैं, हम दूसरे समाजों के बारे में जानना चाहते हैं, तो अपने समाज के बारे में और दूसरे समाज के बारे में चीज़ों को संरक्षित करना चाहते हैं, उनको आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करना चाहते हैं। इसी प्रकार से आप देखें कि जो संस्कृति का अनुवाद है उसके बारे में तो हम MA और PhD में पढ़ ही रहे हैं, लेकिन संस्कृति के अनुवाद में हम उन तमाम सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के अनुवाद को समझने की कोशिश करते हैं कि जो किसी भाषा में उस भाषा की संस्कृति की वजह से विशिष्ट बातें आती हैं, जिनको हमेशा अनुवाद में एक चुनौती की तरह देखा जाता है अनुवाद अध्ययन के क्षेत्र में। उन चुनौतियों को हम कैसे सुलझाएं, कैसे हम सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का अनुवाद करें और ये सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ इतनी चुनौती क्यों पैदा करती हैं, इनकी जटिलताएं क्या है, ये हम संस्कृति के अनुवाद के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और उसकी बहुत सारी पढ़ते हैं। अब हम समझें कि अनुवाद की संस्कृति और संस्कृति का अनुवाद कहाँ जा कर के मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि जब दो समूहों, चाहे वो एक भाषाई आधार पर समूह हो, चाहे वो राष्ट्रीयता के आधार पर समूह हो, जब दो समूहों के बीच में अगर हमें अच्छा संवाद करना है, अच्छा संप्रेषण करना है, तो निश्चित तौर पर उसमें अनुवाद की संस्कृति का होना जरूरी है। अगर अनुवाद की संस्कृति होगी इसका मतलब वो भाषाई समूह खुला है, दूसरे के बारे में जानना चाहता है, अपने बारे में दूसरे को बताना चाहता है। और आज वैश्विक दुनिया में, इस दौर में दूसरे समाजों के बारे में, दूसरे देशों के बारे में, दूसरे भाषिक समूहों के बारे में सभी लोग, सभी समूह जानना चाहते हैं। ऐसे में अनुवाद की संस्कृति हमें उस तरफ ले जाती है और जब हम अनुवाद की संस्कृति में आगे बढ़ते हैं तो संस्कृति का अनुवाद हमारे सामने एक चुनौती बनकर उभरता है। आज उसी चुनौती को हम अपने सुधी वक्ताओं के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और निश्चित तौर पर कुछ हल, कुछ उपाय हमारे सामने निकल कर के आएंगे। इस बातचीत से कुछ नए रास्ते, नई दिशाएं निकल कर के आएंगी। मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत वक्तव्य के लिए मैं गंगा सर का धन्यवाद देता हूं। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का जो विषय है, थीम, उसे मैं एक बार आपके सामने रखना चाहूँगा। ट्रांसलेशन अनवील्स द मेनी फेसेस ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता के विभिन्न चेहरों को उजागर करता अनुवाद। मानवता के विभिन्न चेहरों को उजागर करता, जैसे हमने अपनी कक्षाओं में सर के माध्यम से सुना है या हम कई जानते भी हैं अनुवाद को लेके कि मानवता के किन चेहरों की बात अनुवाद से की जा रही है। क्या ये वो चेहरे हैं जहाँ पे प्लेटो को आगे ग्रीस से, हम जब भौगोलिक रूप से थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ ग्रीस से नीचे आते हुए अरब में आते हैं तो प्लेटो प्लातून हो जाता है।
नीचे और आते आते अरब के क्षेत्र में आते हुए वो अफलातून हो जाता है। और आपने कई ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो कोई कोट्स हैं, उन कोट्स के नीचे अफलातून लिखा होता है। पढ़ के थोड़ा हास्यास्पद लगता है कि अफलातून कौन व्यक्ति है, पर फिर भी उस एक व्यक्ति को अनुवाद के माध्यम से कई लोगों ने अपनाया, अपनी तरह से अपनाया। अपनी तरह से अपनाने के क्रम के उनके अपने हित रहे। यहीं पे औपनिवेशिक शासकों ने अपने हितों के चलते किसी भी जगह के अनुवाद, किसी भी जगह के ग्रंथों को अपने आप समझा, अपने तरीके से समझा, जिसे एथनोसेंट्रिक होकर किसी चीज़ को समझना कहते हैं। हमारे साथ कई लोग हैं जो इस बात पे अध्ययन कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं कि किन कृतियों का अनुवाद होता है, उनके पीछे का मकसद क्या है, उस मकसद को जो भुना रहा है वो कहाँ तक सफल होता है। अनुवाद की राजनीति इसी के विषय में बात करती है। मानवता के विभिन्न चेहरों को उजागर करता अनुवाद। आज हमारे बीच में जो हमारे वक्ता मौजूद हैं, उन वक्ताओं में हमें बहुत इस बात की खुशी होनी चाहिए कि एक वक्त्री जो फ्रेंच भाषा में अब पारंगत हैं, वहाँ अनुवाद को पढ़ाती, समझाती हैं, उसमें शोध को आगे बढ़ाती हैं। हमें बहुत सौभाग्य से इस बात को समझना चाहिए कि वे हमारे स्कूल की डीन भी हैं। तो एक डीन जब अनुवादक के रूप में स्वयं कार्य कर रही हैं और भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन अनुवाद, इस स्कूल के लिए इससे माकूल कोई और दूसरा नाम नहीं हो सकता था। अनुवाद के क्रम में भी, भाषा के क्रम में भी, साहित्य के क्रम में भी इन तीनों को समझे बिना इन तीनों के साथ पृथक पृथक न्याय हो भी नहीं सकता। इसलिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे स्कूल की डीन श्रीमती शोभा शिवशंकरन जी को कि वे आएँ और अपना वक्तव्य हमें सुनाएं। Thank you. Namaste. I'll be speaking in English if you don't mind, because my my spoken competence in Hindi is not good enough to address an audience like this. So please bear with me. It will be in English. So today we are going to talk about the culture of translation, the translation of culture. But before I start the speech, start presenting what I have to say, let me wish you all present here a very happy International Translation Day. Today, 30th of September, is a day that celebrates the birth of Saint Jerome. In French, we call it Saint Jerome, the Bible translator, who is considered the patron saint of translators. Saint Jerome was a priest from northeastern Italy who is known for translating the Bible, which was translated in Latin as Vulgate. He translated from Greek into Latin in the 4th century. Jerome attempted to create a translation of the Old Testament based on a Hebrew version, rather than the earlier version, which was called the Septuagint, which was the earlier translation, not exactly from Hebrew. Unlike the majority of versions, his text, Jerome's text, was distinguished by its reliance on the Greek, Latin, and Hebrew versions. So he used 3 versions, not just Hebrew, but he used Hebrew for the first time. Between the Hebrew version and this version, there were not many people who translated from Hebrew. As a result, it can be taken to be the most reliable authority on the Bible. One could argue that Jerome's Bible is the most important version of the text ever composed, as it provided the source material for virtually all translations, including the English translation, which was popular and which was known as King James Version. And for almost 1,000 years, this translation of Saint Jerome was the base text for translation to all other languages, including Indian languages. Whenever we talk about translation in the West, the history of translation goes back to the translation of the Bible. It was an endeavor that threw light on the job of translators and posed the first challenging question about translation. A question that does not really have an answer even today. Should the translations be faithful versions of the original, or should the translations be free imitations of the original? This question was
first posed in 4th century, and it continues to be asked today, and we don't have an answer. This debate raged for several centuries during the time of the Bible translation, and Jerome's answer, what was Jerome's answer to the question? He said, the meaning has to be conveyed through translation. Well, since I primarily work in English and French, and I do a lot of translations also into Tamil and from Tamil, I make a lot of references to the practices of translation that originated in the West. But I'm also aware of about the Indian practices. The English word translate comes from Latin, where trans means across and late means carry. Therefore, translate means carrying the meaning of a text from one language to another. That is what the Bible translation speaks about. However, it is interesting to note the word to translate used in the different Indian languages, like in Hindi you say Anugad, which means to speak after, Rupantar meaning change of form, and in Tamil it is called Mozhipeyarpu, means something that has been moved from one language to another, etc. In English we call this, if we have to use an English word to describe these processes, then the correct word would be transcreation. What is transcreation? This is the process which does not simply involve the transfer of meaning from one language to another. It is a more complicated process where the text is retold by the translator in another language, respecting the target audience of that language, target readers of that language. India is a multilingual country and most of us talk 2 or more languages. But despite the diversity in language, Indian languages have a shared sensibility, mainly because of a common heritage of Sanskrit and ancient literature. The most ancient translations in India are perhaps the translations of the Ramayana and the Mahabharata from one Indian language to another. Can we even call these translations? They are in fact retellings or even original creations loosely based on a source text. That is why we have so many different versions of the Ramayanas and Mahabharata in our languages, whereas there is only one Bible in all the languages of the world. The first interlingual translation of the Ramayana was in the 4th century, and it is the Jain version written by Vimal Suri. It was a translation from Sanskrit to Prakrit. This translation is deeply marked by the ideology of the translator. In 4th century, we talk about the ideology of the translator, because he wanted it to be a non-Brahminical text. So in this text, Ravana is not evil, and Hanuman is not a monkey. Similarly, the Ramayana translated by Kamban in Tamil is a completely different version of the Ramayana compared to the Sanskrit version. This Ramayana is called Kamba Ramayana, and it is a Ramayana which is lyrically very rich with magical poetical indulgence, which means the effort was more on the language, on conveying something in a pleasant way to please the Tamil readers. The epic is about the experience of being a human cohabiting in this world with good and bad. Various versions of the Ramayana existed in Tamil Nadu before the arrival of Kamba Ramayana, because this Kamba Ramayana came only in the 12th century. And Tamil literature, ancient Tamil literature has references to Ramayana and Mahabharata. But this version of Kamba Ramayana became the most popular because the poet Kamban and not the translator Kamban followed the Indian practice and retold the epic to instill faith in the target readership. So his objective was to convince his readers to read this version and accept this version. The changes in the versions are the changes made to the source text in the context of its target culture. Their aim was to evoke the reaction among the target readers that the source text had evoked among the source readers. While most translations in the West aimed at faithfulness and equivalence, there are texts translated from Indian languages into foreign languages that did not follow this practice.
Many Indian texts were cut down, edited, modified, or adapted to make them more suitable for the Western readers. For example, the Panchtantra, which was translated into French from Persian, was translated to show how birds and animals could speak and behave like human beings, and how ridiculous such literature was. Translators manipulated the text by censoring chapters that were considered undesirable and by focusing on highlighting what was considered ridiculous. The sharp contrast between the well-evolved literature of the West and the not-so-evolved literature of the colonized, bordering on the ridiculous, was highlighted. At the same time, attempts were made to show the exotic and the spiritual side of Indian literature. The first Indian work to be translated into English was the Bhagavad Gita by Charles Wilkins in early 18th century, followed by translations into French, German, and other European languages. The Upanishads and many other spiritual texts were translated. These texts were translated. Sometimes the intention of the translator even turned the lyrical epic Gita Govinda into a spiritual rendering. So in European languages, it becomes a spiritual text. So translations during the colonial period were not particularly faithful. They were done with a motive. However, this was the golden period for translations from one Indian language into another. The result was that new styles, concepts and forms, new ideas and thoughts traveled from one language into another within India. Translations in the post-colonial period reinforced the idea of faithfulness and equivalence. While the earlier period contributed to the translation of European works into Indian languages and the translation of the exotic and spiritual Indian works into European languages, translation of regional language literature into European languages flourished during this period. Famous literary works were translated by the translators from the West, but Indians well versed with European languages also took to translating literature in general. The idea was to translate Indian works without regret. Strategies were adopted to convey Indian culture as truly as they were depicted, without worrying too much about the ease of reading of the European readers. The period put an end to reduced versions, adaptations, censoring, and manipulation. In what way were translations useful in general? Because now we come to the title, the culture of translation. So what I spoke till now is the culture of translations. During different periods, these were the different cultures adopted. Now, translation of culture has resulted in many different outcomes. And here they are. So in what way were translations useful in general? The history of translation is the history of human civilization. Translations contributed to a new kind of awareness. The West learned about the Orient through translations from Arabic and Persian, and also from the spiritual and other Sanskrit texts. Similarly, new literary styles arrived in India from the West, and these forms were adopted by Indian writers. Literature was not the only discipline involved in this exchange. Social sciences, science, philosophy, mathematics, all disciplines were part of this exchange. Therefore, we can say that while the early translations were spearheaded by the translation of religious works, it was followed soon after by the dissemination of knowledge and thoughts. So this was one outcome, dissemination of knowledge and thoughts, thanks to the different disciplines that participated in this exchange. The easy availability of prose made the Western literature popular in India during the colonial period, and they were translated and retold in many Indian languages. These translations opened a window to the world literature for Indian readers, and they also had an impact on Indian writers. So translations contributed to the literary growth of languages, of our own languages. Translations also added value to regional languages as they helped discover new cultures. There was a dissemination of new ideas through literature. It is said that the process of nation building was intimately connected to the wide dissemination of works in translation. So it also contributed to nation building.
translation between and among modern Indian languages began in the latter half of the 19th century. Besides all this, translations helped in understanding different people and their cultures. In short, this is how I wanted to portray your title, Culture in Translation of Cultures. I hope I've included most of the major points. So I thank you all on this International Translation Day. I'm glad that I could give you the main features of translations and their contribution to the development of mankind. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for this wonderful lecture. कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती वर्षा दास जी। वर्षा दास जी का परिचय वो ऐसी शख्सियत हैं जो परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी औपचारिकताओं की अपनी एक बात होती है। इसलिए कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध लेखिका एवं कला समीक्षिका डॉक्टर वर्षा दास जी। इन्होंने 30 वर्ष तक एनबीटी में अपनी सेवाएं दी हैं। कविता से लेकर रेडियो, नाटक एवं बच्चों के लिए पुस्तक का अनुवाद एवं उनका रूपांतरण भी इन्होंने किया है। मौलिक लेखन ये गुजराती, हिंदी एवं अंग्रेज़ी में है। इनके अलावा ये बंगाली, उड़िया, मराठी, गुजराती, हिंदी तथा अंग्रेज़ी में अनुवाद कर्म में संलग्न है। इनकी रचना प्रेम और पत्थर, खिड़की खोल दो और चहकता चौराहा पाठकों के बीच में प्रिय है। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी पहली किताब लिखी और इसके बाद साहित्य अकादमी जैसे कई नामी पुरस्कारों से पुरस्कृत हमारे बीच उपस्थित श्रीमती वर्षा दास जी। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप आएँ और अपने